regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का इज नॉट अ इंडियन थिंग, दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। नमस्कार। इंडियन चेयरमैन और सीईओज रिसेंटली बहुत ही बिजार ओपिनियंस को लेकर पब्लिक में आए हैं, जैसा कि आपने अभी भी इस क्लिप में देखा। दोष इनका भी नहीं है, क्योंकि ये अपने बोर्ड रूम्स में, मीटिंग्स में एक सीनियर मैनेजमेंट के ग्रुप से घिरे रहते हैं जो केवल इनकी तारीफ करता है। कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता इनके ओपिनियंस को, कोई सवाल नहीं पूछता। इनके हर जोक पर सब लोग हंसते हैं, तो इनको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। खुद को ये भगवान समझने लगते हैं और इनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। इनको ऐसा लगता है कि पूरा भारत इनको उसी औ से देखता है जैसे कि वो 150 लोग जो इनकी कंपनीज में इनसे इंटरैक्ट करते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस और गॉड कॉम्प्लेक्स कारण बनता है इन पीआर डिजास्टर्स का इन कंपनीज के लिए। अभी लेटेस्ट वाकया एल&टी के चेयरमैन मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ हुआ, जिनसे कंपनी के टाउन हॉल में पूछा गया कि क्यों आप अपने एम्प्लॉइज को सैटरडेज भी काम पर बुलाते हैं, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. किसी ने इसको रेडिट पे पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गया। इसके रिएक्शन से पूरा इंटरनेट फ्लड हो गया। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इमोटिव हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि मैं संडे को अपनी वाइफ को स्टेयर करूं या किसी और की वाइफ को, उससे आपको क्या लेना देना? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुझे हक नहीं है कि मैं वर्क लाइफ के बाहर भी एक लाइफ जी सकूं? ये सारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैलिड भी हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि जो एक्सप्लेनेशन एल&टी की तरफ से आया अपने चेयरमैन को डिफेंड करते हुए, वो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार था कि एल&टी राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। ये डेकेड इंडिया का डेकेड है, ये कलेक्टिव एफर्ट डिमांड करता है, लोगों से डेडिकेशन डिमांड करता है। तो उसी संदर्भ में एक एम्बिशियस प्लान इंडिया के लिए जो एल&टी के पास है, उसी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट चेयरमैन ने कहा था। इस एम्बिशियस प्लान को अचीव करने के लिए सबके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगेंगे और इसीलिए चेयरमैन सबको मोटिवेट करने के लिए कह रहे थे। पर ये नेशनलिज्म एंगल को आपकी जॉब से लिंक करना कहां तक सही है? यह कहना कि भारत एक विकसित देश इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आप संडे को ऑफिस नहीं जा रहे और सोफे पे पड़े हुए हैं, यह एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है जो कॉर्पोरेट सीईओज यूज करते हुए दिख रहे हैं। चाइना को देखो, वहां लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है, लोग इतना काम करते हैं 90-90 घंटे। अगर तो तुम्हें चाइना को हराना है तो तुम्हें भी 100 घंटे काम करना पड़ेगा। नारायण मूर्ति भी हाल ही में दोबारा एक इंटरव्यू में यही कहते हुए पाए गए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जापान को देखो, चाइना को देखो, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। नेशन बिल्डिंग, नेशनलिज्म के नाम पर वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? वर्क, डेडिकेशन और नेशनलिज्म सब लिंक्ड है। पर इन सभी एक्सप्लेनेशंस का कोई रिएक्शन या जवाब नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सबलिमली हम लोग सब इस बात से अग्री करते हैं कि नेशन बिल्डिंग के लिए हम सबको 100-100 घंटे काम करना पड़ेगा। पर यह बात सही नहीं है। ये सीईओज पहले कुछ अटपटा कह देते हैं, फिर नेशनलिज्म से उसको डिफेंड करते हैं और अंत में आधा पक्का इकोनॉमिक्स लगाकर उसे जस्टिफाई भी कर ले जाते हैं। तो एल&टी के चेयरमैन आपसे यह कह रहे हैं कि 90 घंटे तुम मेरे लिए काम मत करो, बट अपने देश के लिए काम करो। पर इन सब लोगों के लिए जवाब बस 2 शब्दों का है, लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब सिंपल शब्दों में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, बट इंपॉर्टेंट यह है कि आपका आउटपुट कैसा है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। और इकोनॉमिक्स में इस क्वालिटी को एक्चुअली मेजर करने का एक क्राइटेरिया भी मौजूद है। वेलकम टू द एवरेज इंडियन चैनल। इस चैनल पर हम देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातें करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या आपके 70, 80, 90 घंटे काम करने से भारत सचमुच एक विकसित देश बन जाएगा? क्या हम चाइना को अपने से पीछे छोड़ देंगे? क्या ये राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग का लॉजिक जो इंडियन सीईओ आपको दे रहे हैं, इनका कुछ इकोनॉमिक सेंस भी है ग्राउंड पर या नहीं? अगर आपको ऐसा कंटेंट या ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट जनरेटेड पर वर्कर। मतलब आपका एक एवरेज वर्कर 1 घंटे में कितने डॉलर्स का जीडीपी प्रोड्यूस करता है।
ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली दुनिया के 1 से 90 देशों में जाकर यह मेजरमेंट करती है कि आपके देश का एक एवरेज वर्कर कितने डॉलर्स का जीडीपी 1 घंटे में प्रोड्यूस करता है। इसमें टॉप पे दुनिया के विकसित देश जैसे यूएस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड ये सब आते हैं, जहां पे लगभग 70 to 75 डॉलर्स का आउटपुट जनरेट होता है पर वर्कर पर आवर। वहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड कतर, दे प्रोड्यूस 40 to 45 डॉलर्स पर आवर, और कोरिया, जापान में ये जाके 42 डॉलर्स हो जाता है। चाइना, जिसे हम बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर वर्कर पर आवर जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 15 डॉलर। तो इन सब में आखिर इंडिया कहां है? हम क्या इतने पिछड़े हैं? भारत में एक एवरेज वर्कर एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 घंटे में केवल 8 डॉलर का जीडीपी आउटपुट जनरेट करता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है दुनिया के कंपैरिजन में। हम 190 देशों में 133वें रैंक पर आते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में। तो अगर लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी लो है तो आप 70 की जगह क्या 80, 90, 100, 150 घंटे भी काम करा लो तो क्या आपकी जीडीपी पुश हो जाएगी? नेशन बिल्ड हो जाएगा? नहीं। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इंडियन लेबर कितने घंटे ऑफिस में बिता रहा है, पर यह होना चाहिए कि इंडियन लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है। और यही इंडियन लेबर जब डेवलप्ड नेशंस में जाके उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है तो इनकी प्रोडक्टिविटी अब कैसे हो जाती है? तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन लेबर इन इंडिया? इसका पार्शियल जवाब इंडिया के वर्कफोर्स के स्ट्रक्चर में है। इंडिया के वर्कफोर्स में केवल 22% वर्कफोर्स ऐसा है जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में बिलोंग करता है। बाकी का लगभग 80% वर्कफोर्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर घर के छोटे मोटे व्यवसाय में हाथ बटाता है, या फिर वो कैजुअल लेबरर्स है। तो जहां वर्कफोर्स का इतना बड़ा हिस्सा ही अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां आप लेबर प्रोडक्टिविटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की कहां से एक्सपेक्ट करोगे? अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो देश का 50% के आसपास का वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, जो कि लीस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है पूरी इकोनॉमी का। सेम गोज विथ कंस्ट्रक्शन, जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट है लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वहां भी प्रोडक्टिविटी कम है। आप स्क्रीन पर इस ग्राफ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे एग्रीकल्चर वाई एक्सिस पे तो 50% लोगों को एंगेज कर रहा है, बट उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। वहीं कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा लोगों को एंगेज कर रहा है, बट प्रोडक्टिविटी लो है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख पा रहे हैं कि ऑल्दो प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन यहां एंगेजमेंट ही बहुत कम है। तो हम बहुत ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से उठाकर मैन्युफैक्चरिंग में लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जहां प्रोडक्टिविटी बेटर है। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग की जो ये पिक्चर है ये थोड़ी बायस्ड है। ये कुछ इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम, केमिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इनसे ड्रिवन है। बाकी जगह आप मैन्युफैक्चरिंग में भी देखोगे तो प्रोडक्टिविटी लो है। सबसे लास्ट में आते हैं सर्विसेज सेक्टर की तरफ, जो कि इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है। आप यहां देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी हाई है ग्राफ पर ये सबसे कम लोगों को एंगेज करता है, सबसे कम लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो आइडियली इस ग्राफ में राइट हैंड कॉर्नर पे ज्यादा कम सेक्टर्स होने चाहिए थे जहां की एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आ रहा है, बट एक्चुअली में भारत देश के साथ उल्टा है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग है हमारी इकोनॉमी में, तभी हम ऐसा देख पा रहे हैं। इस समस्या की जड़ यह है कि इंडिया में जो स्किल्स और एजुकेशन का लेवल है वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बिल्कुल भी उस स्तर का नहीं है। लाखों लोग यहां डिग्रीज लेके तो घूम रहे हैं, बट वो कंपनीज में हायर होने के लायक नहीं है। आप हायरिंग मैनेजर्स से जाके पूछिए कि अगर इंडिया के टॉप 15 कॉलेजेस के पार अगर वो देखते हैं तो जो कैंडिडेट पूल है उसकी क्वालिटी वाकई में बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। तो ये सीईओज जिनको भारत को चाइना बनाना है, उनको चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पता होगा, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता होगा, जो कि सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली लेबर सप्लाई करती है। उनको पता होगा कि उनकी हायर एजुकेशन की टॉप यूनिवर्सिटीज टॉप 20 में 3 हैं और हमारी टॉप 200 में 3। उनको पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में इतना पुअर है, कई विमेन तो लेबर फोर्स में पहुंच ही नहीं पाती, प्रोडक्टिविटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको यह भी पता होगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कंस्ट्रेनिंग है और अर्बनाइजेशन कितना अनप्लैंड। आपका लेबर फोर्स प्रोडक्टिव कैसे होगा अगर वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहेगा, या ट्रेनों में पशुओं की तरह ऑफिस आएगा और जाएगा, या पोल्यूशन में जहरीली हवा ग्रहण करने के लिए मजबूर होगा। तो कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी? ये तो हुई इकोनॉमिक्स की बात।
अब आते हैं कंपनीज पर। तो 70, 80, 90 घंटे काम मांगने वाले मिस्टर सुब्रमण्यम को ये तो पता होना चाहिए उनका वर्कफोर्स कितना मोटिवेटेड है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। मिस्टर सुब्रमण्यम को 2024 में L&T ने 51 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया, जो कि एवरेज L&T एम्प्लॉय की सैलरी से 500 टाइम्स से ज़्यादा है। तो इतनी सैलरी अगर आप अपने एवरेज एम्प्लॉय को दोगे तो वो भी बहुत मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए, लेकिन उसे सैलरी के नाम पे, इंक्रीमेंट के नाम पे आप क्या देते हैं सबको पता है। वहीं एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम ये एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करो कंपनी के नाम पर, देश के नाम पर, बट तुम्हें एक भी रुपया एक्स्ट्रा ओवर टाइम का नहीं मिलेगा। ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो और क्या है। हालात ऐसे हैं कि देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को पब्लिकली कॉर्पोरेट इंडिया से कहना पड़ा कि आपके प्रॉफिट्स तो पिछले 5 साल में 4 गुना हो गए हैं, बट एम्प्लॉयज की सैलरी स्टैग्नेंट क्यों है? आप क्यों नहीं एम्प्लॉयज की सैलरीज में ग्रोथ दे रहे हो? तो सिचुएशन तो यहां तक पहुंच गई है कि जो एक अर्बन एम्प्लॉय है उसको एक तरफ तो इन्फ्लेशन और लाइफ एक्सपेंसेस से डील करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसकी सैलरी स्टैग्नेंट है, बढ़ ही नहीं रही है, तो उसके पास पैसे खर्च करने के लिए बच ही नहीं रहे हैं, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कहां से करेगा? कंजम्पशन के द्वारा। ऑल्सो इंडिया में हार्ड वर्किंग उसको समझा जाता है जो ऑफिस में लेट तक रुके, सबके जाने के बाद भी काम करता रहे, जो 12 बजे ईमेल में सबको मार्क करके ये जता दे कि मैं अभी तक काम कर रहा हूं, भले ही उसने लंच के पहले का सारा टाइम कॉफी ब्रेक में वेस्ट किया हो। तो आउटपुट को नहीं देखा जाता, क्वालिटी ऑफ वर्क को नहीं देखा जाता, इफिशियंसी को नहीं देखा जाता, बल्कि नंबर ऑफ आवर्स से ऑब्सेस्ड हैं हमारे मैनेजर्स और अपर मैनेजमेंट। प्लस इन कंपनीज को बहुत भली भांति पता है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 20 बाहर खड़े हैं आप ही के रोल के लिए, तो आप में वो इनसिक्योरिटी है, इसीलिए आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आसानी से। हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां की सीनियर मैनेजर्स जूम कॉल्स पर बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, उनको फोर्स करते हैं वीकेंड्स पे काम करने के लिए और कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट्स उन पे थोपे जाते हैं। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। तो थिंग इज दैट अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर सैटरडे संडे मजबूर रहना पड़ेगा ना। आप लोग प्रेशर नहीं दोगे तो कोई नहीं करेगा। तो मेरा यही मैसेज है इन चेयरमैन और सीईओज को कि अगर आपको अपने काम करवाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को सैटरडेज और हो सके तो संडेज भी बुलाना पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कंपनी में प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। जो काम 5 दिन में होना चाहिए वो एक्चुअली 6 या 7 दिन में हो रहा है, और ये आपका लीडरशिप फेलियर है कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयज को ऑफर कीजिए ओवर टाइम वेजेस। और अगर आपका ईगो इसी बात से सेटिस्फाई होता है कि मैं सैटरडेज को एम्प्लॉयज को बुलाऊं या उनको ओवर वर्क ही कराऊं, तो आप बिल्कुल कॉलेज के उस प्रोफेसर की तरह हैं जो कि अटेंडेंस के डर दिखाकर, मार्क्स का डर दिखाकर स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने के लिए फोर्स करते थे, पर खुद कभी बैठकर ये नहीं सोचते थे कि क्या मैं इतना बुरा पढ़ाता हूं कि मुझे इन हथकंडों का सहारा लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को अपनी ही क्लास में बुलाने के लिए। और प्लीज अगली बार ये नेशन बिल्डिंग का आर्ग्यूमेंट यूज करने से पहले ये सोचिएगा कि अगर आपने एम्प्लॉयज को मिड ईयर बोनस ही डिक्लेयर कर दें या एक एक्स्ट्रा दिन छुट्टी ही दे दें, तो वो जो मिड ईयर बोनस को वो अपने फैमिली के साथ बाहर जाकर खर्च करेंगे, तो उससे इकोनॉमी का ज्यादा ग्रोथ और फायदा होगा रादर देन आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा 15 घंटे काम करने से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।